આયનીય સંયોજનોના 4 सामान्य गुणधर्मों लखो। तो आयनीय संयोजन के जो गुणधर्म है, ठीक है, वो सबसे पहले है कि ऊंचा द्राव्य बिंदु और उत्कलन बिंदु, कि इनका जो द्राव्य बिंदु है और उत्कलन बिंदु जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी वो जल्दी जो है पिघलेंगे नहीं। दूसरा है द्राव्यता। तो भाई आयनीय संयोजन जो है वो पानी में तो द्राव्य होते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बनिक द्रावक जैसे कि पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके अंदर घुलेंगे नहीं, ठीक है, वो द्राव्य होंगे नहीं। तीसरी कौन सी चीज़ है भाई, के विद्युत चलन शक्ति। तो घन अवस्था में विद्युत वहन नहीं करी सकता, कारण के आयन स्थिर होय छे, परंतु पिघळेली अवस्था में अथवा तो द्राव्य अवस्था में विद्युत वहन करे छे। तो अभी हम पढ़ रहे आयनीय संयोजन के गुणधर्म। सबसे पहले इनका जो गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरा, ये पानी में द्राव्य होते हैं, लेकिन पेट्रोल, अल्कोहल जो है, जो कार्बनिक द्रव्य है, उसके अंदर ये द्राव्य होते नहीं हैं। तीसरा भी हमने पढ़ा कि विद्युत चलन शक्ति। तो भाई घन अवस्था में आयनीय संयोजन जो है वो विद्युत का वहन करते नहीं हैं, लेकिन पिघलेली अवस्था में जो है ये विद्युत का वहन करते हैं। और चौथा जो है स्फटिकीय रचना, ठीक है, तो इनके अंदर जो है क्रिस्टलाइन गोठवणी होती है, यानी एक चौक्कस आकार में जो है आयनीय संयोजन एक दूसरे से जो है वो क्या होते हैं भाई, गोठवायेला होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पोषणना आधारे सजीवोना प्रकार समझाओ। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पोषण के आधार पर सजीवों के मेन 2 प्रकार हैं, ठीक है, एक तो है स्वयंपोषी सजीव और दूसरा कौन सा है भाई, विषमपोषी सजीव। स्वयंपोषी सजीव कौन से होते हैं, जो अपना खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो जितनी भी लीली वनस्पति है, कुछ बैक्टीरिया है, ये अपना खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विषमपोषी सजीव। तो वो सजीव जो अन्य सजीवों पे आधार रखते हैं, ठीक है, जो खुराक के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, अन्य सजीव पर। तो बोले कौन है विषमपोषी सजीव, तो इंसान है, कुछ प्राणी है, कुछ फूग है, ठीक है, ये सब जो है विषमपोषी सजीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानफूटी में पर्ण द्वारा वानस्पतिक प्रजनन की आकृति दोरी समझ आपो। तो देखो जो पानफूटी है, ठीक है, इसके अंदर पर्ण के अंदर एक कलिका जो है वो इसके किनारे पर तुमको दिख रही होगी, ये ग्रीन ग्रीन जो है, ये कलिका जो है वो बनने लगती है, ठीक है। अब ये विकास होने के बाद ये क्या होता है, पितृ छोड़, मान लो ये जो है इनका छोड़ जहाँ से ये निकली है कलिका, ठीक है, और वहाँ पर छोटे छोटे छोड़ बना देती है। अब ये जो है थोड़े बड़े होने के बाद इससे अलग हो जाती है, पितृपान से अलग हो जाती है और जमीन में मूળ स्थापित करीने एक स्वतंत्र पुख्त छोड़ तरीके विकास पामे छे। एग्जाम में तुमको जो है इसकी डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री में अंडकोश फलित न थाय तो शू थाय। जो स्त्री में एक चौक्कस समय अंडकोश फलित न थाय तो शू थशे, तो आपणे आकृति द्वारा जोईए कि अहींया फलन थयुं नहीं। तो फलन न थाय तो जे आ अंडाणु छे ए शुं थाय, नष्ट थाय, अने जो अंडाणु नष्ट थाय तो जे आ गर्भाशयनुं जे आवरण छे ए तूटे छे, ठीक है, अने पछी शुं थाय छे, तो पछी मासिक स्राव थाय छे। खूब ज इजी प्रश्न छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतियो शू छे तेने केवी रीते दूर करी शकाय। तो जो मोतियो ए आँखना लेंसनुं धूंधळुं थवुं छे,
કે જેના કારણે દ્રષ્ટિ ઓછી થાય છે તેનો एकमात्र असरकारक उपचार सर्जरी है। तो मोतिया क्या है भाई? आँख के अंदर जो धुंधला दिखता है हम उसको मोतिया कहते हैं। इससे क्या होगा? तो हमको जो है ब्लर दिखेगा, थोड़ा झांका दिखेगा, ठीक है। और हम सर्जरी के द्वारा जो है इसमें कृत्रिम लेंस रख सकते हैं। तो देखो सर्जरी के द्वारा जो है हम ये लेंस निकाल के कृत्रिम लेंस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्बना फिलामेंटमांथी 0.4 एम्पियर विद्युत प्रवाह 4 मिनिट સુધી વહે છે तो परिपथ में वहन पामतो विद्युत भार गणो। तो देखो जब भी विद्युत भार तुमको बोल देवे तो विद्युत भार Q = I × टाइम। अब हमको यहाँ पर विद्युत भार यानी कि Q ढूंढना है। तो I यानी करंट, कितना करंट फ्लो होता है? 0.4 एम्पियर। कितने टाइम के लिए होता है? 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट यानी कितने सेकंड हो गए? तो 1 मिनट 60 सेकंड, तो 6 चौक 24, 240 सेकंड हो जाएंगे। तो 0.4 × 240, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 24 × 4, 4 4 16, 4 2 8 and 1 9। तो 96 कूलम्ब जो है ये क्या हो जाएगा भाई? विद्युत भार, टोटल करंट। और तुमको पूछ सकते हैं विद्युत भार का एकम क्या है, तो तुम कूलम्ब लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर वपराशना विद्युत उपकरणों ने परिपथમાં श्रेणीમાં શા માટે જોડવામાં આવતા નથી? कि हमारे जो उपकरण हैं उनको श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो अगर श्रेणी के अंदर हर उपकरण को हमने कनेक्ट कर दिया तो सब में से करंट जो है वो सेम फ्लो होगा, ठीक है। और मतलब सबको करंट जो है वो इक्वल ही मिलेगा। इससे क्या होगा कि अगर एक उपकरण खराब हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो जो पूरा परिपथ है वो बंद हो जाएगा, यानी आगे चलेगा नहीं, ठीक है। और इससे जो है हर उपकरण को जितना करंट चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और इससे हर उपकरण जो है उनको जब करंट फ्लो सही नहीं मिलेगा तो जिससे जो है वो क्या होगा, ढंग से काम करेगा नहीं। इसके लिए हम सीरीज़ के अंदर जोड़ते नहीं हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था कि भाई जब विद्युत उपकरण को हम सीरीज़ में जोड़ देंगे तो क्या होगा, सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन हमारे घर के अंदर जो है हर इक्विपमेंट्स को जो है सेम वोल्टेज नहीं चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए जैसे फ्रिज है, एसी है, गीज़र है। इसी तरह किसी को बहुत कम चाहिए जैसे कि बल्ब हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर हमने सीरीज़ में जोड़ दिया तो इससे क्या होगा, अगर एक भी हमारा जो उपकरण है वो ख़राब हो गया तो करंट जो है वो आगे फ्लो होगा नहीं, और इससे जो है हमारे उपकरण जो है वो चलेंगे नहीं, काम करना बंद कर देंगे। इसलिए हम श्रेणी में नहीं जोड़ते हैं, बट कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हमारे जो घर हैं उसके अंदर 2 अलग अलग रेटिंग वाले पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम जो है एक यूज़ करते हैं 5 एम्पियर का और दूसरा यूज़ करते हैं 15 एम्पियर का, ठीक है। 5 एम्पियर में हम नॉर्मल चीज़ें चला रहे होते हैं जैसे कि फ़ैन हो गया, टीवी हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 15 एम्पियर में हम क्या चलाएंगे भाई, तो गीज़र चलाएंगे, इसी तरह हमारा फ्रीज़ है, इसी तरह एसी है। तो जो हाई वोल्टेज है वो 15 एम्पियर में चलाएंगे और जो नॉर्मल है वो 5 एम्पियर में, ठीक है, याद रखना। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती, जिसको जितना वोल्टेज चाहिए वो उतना वोल्टेज मिल भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी आहार श्रृंखला है उसके अंदर उत्पादकों से तृतीय उपभोक्ता तक पहुंचने तक जो ऊर्जा का प्रमाण है वो कम हो जाता है, घटता जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो
हर आहार श्रृंखला में हर स्तर पे ऊर्जा का जो है उसमें श्वसन, ऊष्मा और हमारी जो रोज़ बरोज़ की जीवन क्रिया है उसमें ऊर्जा का यूज़ होता है। और बाकी की जो 10% ऊर्जा है वही आगे तक पहुंचती है, यानी 90% ऊर्जा का व्यय कहाँ पर हो जाता है? श्वसन क्रिया में, ऊष्मा में और हमारी जो रोज़ बरोज़ की जो जीवन क्रियाएं हैं उसमें ऊर्जा का यूज़ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं और इसी तरह लास्ट तक आते हैं तृणाहारी, मांसाहारी तक, तब ऊर्जा पहुँचते पहुँचते जो है वो ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विघटनीय कचरो અને जैव अविघटनीय कचरो, इसका तफावत देना है। बहुत सिंपल सा है। जैव विघटनीय कचरा वो होता है कि जिसका कुदरती रीते विघटन होता है, वो कुदरती रीत से सड़ने लगते हैं। तो बोले सर क्या एग्जाम्पल है? तो फल और साग भाजी। ठीक है, इसी तरह जैव अविघटनीय कचरो जिसका विघटन कुदरती रीत से नहीं होता। अगर तुमने ज़मीन के अंदर प्लास्टिक को डाल दिया तो ये जल्दी जो है इसका विघटन होगा नहीं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, ठीक है, जल्दी इसका विघटन होता नहीं है। नेक्स्ट है वनस्पति में उत्सर्जन समझाओ। तो भाई उत्सर्जन क्या है? तो जो अवांछित पदार्थ हैं उनको वनस्पति में से बाहर निकाल देना, जो अब ज़्यादा काम नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनको बाहर निकाल देते हैं। पांदड़ी होती है, उनका जो प्रकांड होता है, मूल, यहाँ से जो है पानी और दूसरे पदार्थ जो है बाहर निकालती है वनस्पति। ठीक है, तो वनस्पति के अंदर उत्सर्जन में हमको याद रखना है जो अवांछित पदार्थ है उनको बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये बाहर कहाँ से निकालेंगे? तो पांदड़ी, प्रकांड, इसी तरह मूल यानी कि उसकी जड़ें। तो पत्ते में से भी जो है पानी है और दूसरा जो पदार्थ है बिन जरूरी वो बाहर निकलेगा। इसी तरह जो उनका प्रकांड होता है वहाँ से भी निकल सकता है और जो जड़ है, ठीक है, वहाँ से भी जो है अन्य पदार्थ, पानी और दूसरे पदार्थ बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं वनस्पति में उत्सर्जन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है कि विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। एक नरम लोखंड का सिलिया होता है, उसके ऊपर हम तांबे के तार को इस तरह लपेटते हैं, ठीक है, कि जो है एक दूसरे से ये कनेक्ट ना होवे, दूर रहे। ठीक है, और इससे जो है जब इसमें विद्युत प्रवाह प्रसार होगा तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ पर होता है? तो हमने पढ़ा है कि बिजली हमारे स्कूल के अंदर स्कूल बेल होती है उसमें। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी यूज़ हो सकती है, बिजली की मोटर। ठीक है, लोखंड उठाने के लिए देखो हेवी स्क्रैप यार्ड जो होता है उसमें जो हेवी लोखंड है उसको उठाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। और ये तो तुम सब में ही लिख दोगे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है।